कलियारी कुटी। शाम के 7:44 हो चुके थे। वातावरण में हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। प्रसून इस समय कलियारी कुटी नामक एक बेहद गुप्त और सिद्ध स्थान पर मौजूद था। कलियारी कुटी के आसपास का लगभग 100 किलोमीटर का इलाका निर्जन वन था, सिर्फ उसकी एक दिशा को छोड़कर, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कलियारी गांव के नाम से जाना जाता था। इसको इस तरह से समझें कि 100 किलोमीटर व्यास का एक वृत्त बनाया जाए और उसमें से 20 अंश का हिस्सा काट दिया जाए, और यही 20 अंश वाला हिस्सा इंसानों के संपर्क वाला था। शेष हिस्सा एकदम निर्जन ही रहता था। कलियारी कुटी को साधना स्थली के रूप में उसे उसके गुरु बाबा जी ने प्रदान किया था, और तब से इस स्थान पर प्रसून कई बार सशरीर और अशरीर आ चुका था। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा उसने इसी स्थान से अशरीर की थी। कलियारी कुटी के 6 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पूर्व में तपस्यारत रह चुके किसी तपस्वी पुरुष की आन लगी हुई थी, लेकिन वो तपस्वी पुरुष कौन था इसकी जानकारी उसे नहीं थी, और न ही बाबा जी ने उसे कभी कुछ बताया था। उस कुटी के निकट ही पहाड़ी श्रृंखला से एक झरना निकलता था, जिसमें पत्थरों के टकराने से साफ हुआ पानी उजले कांच के समान चमकता था। ये इतना स्वच्छ और बेहतरीन जल था कि कोई भी इसको बेहिचक आराम से पी सकता था। कुटी से 4 फरलांग दूर वो पहाड़ी थी जिस पर प्रसून इस वक्त मौजूद था। इस पहाड़ी पर 4 फुट चौड़ी, 10 फुट लंबी और 2 फुट मोटी 2 पत्थर की शिलाएं एक घने वृक्ष के नीचे बिछी हुई थीं। इस तरह ये एक शानदार प्राकृतिक डबल बेड था। कलियारी गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर और इस पहाड़ी से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना शमशान स्थल था, जिसके एक साइड का 2 किलोमीटर का इलाका किसी नीच वाम शक्ति ने बांध रखा था। कभी कभी उसे हैरत होती थी कि एक ही स्थान पर 2 विपरीत शक्तियां, यानी कि सात्विक और तामसिक, अगल बगल ही मौजूद थीं, जो कि एक तरह से असंभव जैसा था। प्रसून ने एक सिगरेट सुलगाई और जैसे यूं ही कलियारी विलेज की ओर देखने लगा, जहां बहुत हल्के प्रकाश के रूप में जीवन के चिन्ह नजर आ रहे थे। एक तरफ साधना के लिए इंसानी जीवन से दूर एकदम निर्जन में भागना, और दूसरी तरफ लगभग अपरिचित से इस जनजीवन को दूर से देखना एक अजीब सी सुखद अनुभूति देता था। प्रसून पहाड़ी पर टहलते हुए अपने घर के बारे में सोचने लगा। नीलेश अपनी गर्लफ्रेंड मानसी के साथ उसके घर मॉरिशस गया हुआ था। बाबा जी किसी अज्ञात स्थान पर थे और इस वक्त उसके संपर्क में नहीं थे। उसने अंतरिक्ष की ओर देखा, जहां धीरे धीरे जवान होती रात के साथ असंख्य तारे नजर आने लगे थे। उसका दिल कर रहा था कि कलियारी कुटी में अशरीर होकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाए, जो इन्हीं तारों के बीच अंतरिक्ष में हर ओर फैले हुए थे। पर बाबा जी के आदेशानुसार उसे 20 दिन का समय इसी कलियारी कुटी में एक विशेष साधना करते हुए बिताना था। साहिब, उसके मुंह से आह सी निकली, तेरी लीला अपरंपार। उसने रिस्ट वॉच की लाइट ऑन कर समय देखा। रात के 9 बजने वाले थे। तभी उसे अपने आसपास एक विचित्र सा एहसास होने लगा। हत्या कुसुम, हत्या कुसुम, ये शब्द जैसे बार बार उसके जहन पर दस्तक सी देने लगा। इसका सीधा सा मतलब था कि आसपास कोई सामान्य आदमी मौजूद था, जिसके दिमाग में इस तरह के विचारों का अंधड़ चल रहा था। इस आन लगे हुए और दूसरी साइड पर बांधे गए स्थान पर एक सामान्य आदमी का मौजूद होना, और वो भी किसी हत्या के इरादे से, एक अजूबे से कम नहीं था। तपस्वी की आन लगा हुआ स्थान इंटरनेट के उस वाईफाई स्थान के समान होता है, जिसमें आम जिंदगी की बात दूर से ही बिना प्रयास के कैच होने लगती है, और इसी आन के प्रभाव से जीव श्रेणी में आने वाली आत्माएं एक अज्ञात प्रभाव से उस स्थान से अनजाने ही दूर रहती हैं। अभी वो इस नई हलचल के बारे में सोच ही रहा था कि श्मशान स्थल की तरफ एक रोशनी सी हुई और कुछ ही देर में बुझ गई। क्या माजरा था? वो पूर्ण सचेत होकर उसी तरफ, उस अनजान जीव की तरफ एकाग्र हो गया। क्या वो उसके पास जाकर देखे?
उसने सोचा, या यहीं से उसका माइंड रीड करे। फिर अपना यही विचार उसे सही लगा और उसने उसके दिमाग से संपर्क जोड़ा। वह एक आदमी था जिसके पास इस समय एक भरी हुई रिवॉल्वर थी और वो कुसुम नाम की किसी औरत की हत्या कर देना चाहता था। इससे ज़्यादा इस वक्त उसके दिमाग में और कुछ नहीं था जो प्रसून रीड करता। उसकी ज़िंदगी के और भी पिछले पन्ने उसने खोलने की कोशिश की जिसमें वो उस वक्त पूर्णतः असफल रहा। इसकी बेहद ठोस वजह ये थी कि इस वक्त वो आदमी पूरी एकाग्रता से इसी विचार पर केंद्रित था और उसकी ज़िंदगी के अन्य अध्याय बैंक के किसी मजबूत सेफ वॉल्ट की तरह लॉक्ड थे। कुसुम नाम की वो औरत कौन थी और इस वक्त यहाँ क्यों कर आएगी, ये उसके लिए एक अजीब गुत्थी थी। अब उसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी था कि वो उससे कैसे बात करे या ना करे। वो उससे कैसे पूछेगा कि वो यहाँ क्यों है, और यदि यही सवाल वो उलटकर उससे करेगा तो वो उसे क्या जवाब देगा। मालिक, उसने गहरी सांस ली। अजब गजब खेल हैं तेरे। फिर उसे एक उपाय सूझा। पहल उसी की तरफ से हो तो अच्छा था। यही सोचकर प्रसून ने कमर में बंधी बेल्ट से लटकती टॉर्च निकाली और जलाकर 3-4 बार सर्च लाइट की तरह घुमाया, मानो सर्कस वाले शो प्रारंभ होने पर घुमा रहे हों। परिणाम उसकी आशा के अनुरूप ही निकला। वो उसकी यानी वहाँ किसी अन्य की उपस्थिति जान गया था और इसकी एक ही वजह थी, उस समय उसका बेहद चौकन्ना होना। वह आदमी कुछ देर तक इस नई स्थिति पर खड़ा खड़ा सोचता रहा और फिर मानो एक गंभीर निर्णय के साथ उसकी ओर आने लगा। प्रसून ने उसे अपनी और भी सही पोजीशन जताने के लिए 8-10 बार लाइटर इस तरह जलाया बुझाया मानो सिगरेट जलाने में किसी तरह की दिक्कत हो रही हो। 10 मिनट बाद ही वो पहाड़ी के नीचे एक वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया, पर उसने उसके पास आने या उसे पुकारने की कोशिश नहीं की। उल्टे उसने उसका फार्मूला उसी पर आजमाते हुए सिगरेट बीड़ी में से कुछ मुंह से लगाकर 3 बार माचिस को जलाया। अब वो उससे लगभग 200 कदम दूर पहाड़ी के नीचे कुछ हटकर मौजूद था, परंतु वे दोनों ही इस कश्मकश में थे कि एक दूसरे के बारे में कैसे जाना जाए। तब उसने मानो निरुद्देश्य ही टॉर्च की रोशनी अपने ऊपर पेड़ पर फेंकी। फिर स्वाभाविक ही उसके मुख से तेज आवाज में निकला, ए, वहां पर कौन है? मैं हूं भाई, वो तेज आवाज में बोला। मेरा नाम दयाराम है। अगले कुछ ही मिनटों में वो उसके पास पत्थर की शिला पर बैठा था और उसे उस निर्जन और वीराने स्थान में अकेला देखकर बेहद हैरान था। उसकी ये हैरानी और तीव्र जिज्ञासा का हो जाना प्रसून का अत्यधिक नुकसान कर सकती थी। इसीलिए प्रसून ने उसे बताया कि वो बायोलॉजी का छात्र है और उसका कार्य कुछ अलग किस्म के जीव जंतुओं पर शोध करना है जो प्रायः इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। उसने जानबूझकर आदि अंग्रेजी और बेहद कठिन शब्दों का प्रयोग किया था ताकि उसकी बात भले ही उसकी समझ में ना आए, पर वो उसके यहाँ होने के बारे में अधिक संदेह न करे और कुछ समझता कुछ ना समझता हुआ संतुष्ट हो जाए। वही हुआ, लेकिन इसमें प्रसून की चपल बातों से ज़्यादा इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति सहयोग कर रही थी, जिसके लिए वो इस लगभग भूतहा और डरावने स्थान पर रात के इस समय मौजूद था। कुछ देर में संयत हो जाने के बाद उसने उसका नाम पूछा। प्रसून ने सहज भाव से बताया। प्रसून जी, वो आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, प्रसून ने जंगली क्षेत्र की तरफ लगे घने पेड़ों की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती। आपकी निगाह में कोई सीधी साधी लड़की हो तो बताना। फिर तो तुम खुशकिस्मत ही हो दोस्त। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, इस सृष्टि में औरत से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। कहकर कुछ देर तक वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने चरस से भरी हुई सिगरेट निकालकर सुलगाई और एक दूसरी सिगरेट प्रसून की ओर बढ़ाई, लेकिन फिर उसके मना करने पर वो सिगरेट के कश लगाता हुआ मानो अतीत में कहीं खो गया और जैसे उसकी उपस्थिति को भूल गया। तब प्रसून ने एक सादा सिगरेट सुलगाई और रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। रात के लगभग 10 बजने वाले थे।
चरसी सिगरेट की अजीब सी कसैली महक वातावरण में तेजी से फैल रही थी। दयाराम हल्के नशे में मालूम होता था और इसका सीधा सा अर्थ था कि उसके पास आने से पूर्व ही वो 1-2 सिगरेट और भी पी चुका था और ये उसके लिए बिना प्रयास के ही हुआ फायदे का सौदा था, क्योंकि तब सच्चाई जानने के लिए उसे उसके दिमाग से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी थी, बल्कि उस गम के मारे ने खुद ही रो रो कर उसे अफसाना ए जिंदगी सुना देना था। कुछ देर तक दयाराम चरसी सिगरेट के सुट्टे लगाता रहा। फिर उसने श्मशान की तरफ एक अति उत्सुक निगाह डाली, मानो वो बेकरारी से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रसून को उसकी इस हरकत पर जैसे बेहद हैरत हो रही थी। अंधेरे में भला वो अपने लक्ष्य को कैसे देख सकता था? हालांकि चंद्रमा की रोशनी के कारण गहरा अंधेरा तो नहीं था, फिर भी वो इतना पर्याप्त नहीं था कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर वो किसी को आते जाते या खड़ा देख सके। उसने 2-3 बार माचिस जलाकर बहाने से प्रसून का चेहरा मोहरा देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि वो विश्वास करने योग्य है या नहीं। प्रसून अच्छी तरह समझ रहा था कि वो बार बार यही सोच रहा है कि अपना राज उसे बताए या ना बताए। तुम, अंततः दयाराम बोला, यही सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ। सच तो ये है प्रसून, मैं अपनी बीवी की हत्या करने आया हूँ। वो बीवी जो मेरी बीवी है, पर जो मेरी बीवी नहीं है। बात के बीच में ही वो अचानक हंसा, फिर और भी जोर से हंसा और अट्टहास करने लगा। ओह, है ना कमाल, बीवी है पर बीवी नहीं है। तो सवाल ये है प्रसून जी कि बीवी आखिर कहाँ गई? है वही, पर वो नहीं है। तो फिर कुसुम कहाँ गई? अगर मेरे साथ 4 साल से रह रही औरत एक प्रेतनी है, तो फिर कुसुम कहाँ है? या फिर कुसुम लड़की नहीं बल्कि एक प्रेत है? कौन यकीन करेगा इस पर? तुम? वो उसे लक्ष्य करता हुआ बोला, तुम शायद यकीन कर लो, और तुम यकीन करो या ना करो, पर इस वीराने में तुम्हें अपनी दास्तान बताकर मेरे सीने का ये बोझ हल्का हो जाएगा। दयाराम प्रतापपुर का रहने वाला था। उसकी 3 शादियां हो चुकी थीं, पर शायद उसकी किस्मत में पत्नी का सुख नहीं था। उसकी पहली शादी 25 वर्ष की आयु में राजदेवी के साथ हुई थी। 9 साल तक उसका साथ निभाने के बाद राजदेवी का देहांत हो गया। मरने से पूर्व 7 साल तक राजदेवी गंभीर रूप से बीमार ही रही थी और इसी बीमारी के चलते अंततः उसका देहांत हो गया। राजदेवी की कोई संतान नहीं हुई थी। 35 वर्ष की आयु में दयाराम का दूसरा विवाह शारदा के साथ हुआ। शारदा से दयाराम को 3 बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी गृहस्थी मजे से चल रही थी। एक दिन 14 साल बाद शारदा भी बिजली के करंट से चिपक कर मर गई। जिस दिन शारदा मरी, उसका सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था, बीच का 8 साल का और बड़ा 11 साल का। दयाराम के सामने बच्चों के पालन पोषण की बेहद समस्या आ गई। उसके घर में ऐसा कोई नहीं था जो इस जिम्मेदारी को संभाल लेता। तब दयाराम की सास ने अपने देवतों का मुख देखते हुए अपनी 30 साल की लड़की कुसुम, जो शादी के 7 साल बाद विधवा हो गई थी, उसकी शादी फिर से दयाराम के साथ कर दी। यहीं से दयाराम की जिंदगी में अजीब भूचाल आना शुरू हो गया। विवाह के बाद दयाराम कुसुम को जब पहली बार बुलाने गया तो मोटरसाइकिल से गया था। उसके घर और ससुराल के बीच में लगभग 108 किलोमीटर का फासला था। लगभग 100 किलोमीटर का फासला तय करते करते दोपहर हो गई। तब दयाराम ने सुस्ताने और खाना खाने के विचार से मोटरसाइकिल एक बगिया में रोक दी। घने वृक्षों से युक्त इस बगिया में एक कुआं था, जिस पर एक रस्सी बाल्टी राहगीरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर समय रहती थी। बगिया से कुछ ही दूर पर बड़े बड़े 3 गड्ढे थे और कुछ ही आगे एक विशाल पीपल के पेड़ के पास एक बड़ी पोखर थी। बेहद थकान सा अनुभव करते हुए दयाराम का ध्यान इस विचित्र और रहस्यमय बगिया के रहस्यमय वातावरण की ओर नहीं गया। अलबत्ता खेतों, हारों, बाग बगीचों में ही अधिक घूमने वाली कुसुम को ये बगिया जाने क्यों बड़ी रहस्यमय सी लग रही थी। वो बगिया एक अजीब सा रहस्यमय सन्नाटा ओढ़े हुए जान पड़ती थी। उसके पेड़ों पर बैठे उल्लू और खुसटिया जैसे पक्षी मानो एकटक कुसुम को ही देख रहे थे। दयाराम खाना खाकर आराम से लेट गया, लेकिन विवाह के कई सालों बाद कुसुम यकायक एक पुरुष की निकटता पाकर शीघ्र सहवास के लिए उत्सुक हो रही थी।
जब दयाराम ने बगिया में मोटरसाइकिल रोकी तभी उसने सोचा कि दयाराम ने यह निर्जन स्थान इसीलिए चुना है कि वो भी कुसुम की ही तरह शीघ्र ही उसके साथ सहवास की इच्छा रखता है, क्योंकि बगिया के आसपास दूर तक गांव नहीं थे और ना ही वहां कोई पशु चराने वाले थे। अपने पति के मरने के बाद कुसुम लंबे समय तक दैहिक सुख से वंचित रही थी, इसीलिए आज दयाराम को दूसरे पति के रूप में पाकर उसकी संभोग की वो दबी इच्छा स्वाभाविक ही बलवती हो उठी। पर उसकी इच्छा के विपरीत दयाराम लेटते ही सो गया और जल्दी ही खर्राटे लगाने लगा। हालांकि कुसुम भी कुछ थकान सी महसूस कर रही थी, पर काम वासना के तेज कीड़े जैसे अब उसके अंदर कुलबुला रहे थे और जिनके चलते वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। लेकिन अभी तक वो दयाराम से इतनी खुली भी नहीं थी कि उसे जगाकर संभोग का प्रस्ताव कर देती। अतः उसने एक बेबसी की सी आह भरी और सूनी बगिया के चारों ओर देखा। फिर हार कर वो एक पेड़ से टिककर बैठ गई और उसकी निगाह वृक्षों पर घूमने लगी। तब अचानक ही उसके शरीर में जोर की झुरझुरी हुई और उसके समस्त शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उल्लू जैसे गोल मुंह वाले वो छोटे छोटे पक्षी कुसुम को ही एकटक देख रहे थे। उनकी मुखाकृति ऐसी थी मानो हंस रहे हों। घबराकर उसने अन्य वृक्षों पर नजर डाली तो वहां भी उसे एक भी सामान्य पक्षी नजर नहीं आया। सभी वैसे ही अजीब से गोल मुंह वाले थे और एकटक उसी को देख रहे थे। तब पहली बार कुसुम को एहसास हुआ कि क्यों वो बगिया उसे रहस्यमय लग रही थी। वहां अदृश्य में भी किसी के होने का एहसास था और निश्चय ही कोई था जो उसके आसपास था और बेहद पास था। भयभीत होकर उसने दयाराम को पुकारा, पर वो जैसे किसी गहरी मायावी नींद में सो रहा था। तभी उसने अपने पुष्ट उरोजों पर किसी का स्पर्श महसूस किया। वो बेहद घबरा गई और अभी वो कुछ और समझ पाती कि किसी लिजलिजे से हाथ के स्पर्श ने उसकी नाभि से नीचे तक जाकर योनि को छुआ। वो चिल्लाई, बचाओ, पर उसके मुंह से आवाज ना निकली। यकायक ही उसका सिर चकराने लगा और कोई उसे जोहड़ की तरफ खींच कर ले जाने लगा और फिर उसकी चेतना अंधकार की गहन गहराइयों में डूबती चली गई। फगआत प्रसून के मुंह से अचानक निकला, लोखड़ा। दयाराम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो अतीत से बाहर आ चुका था। उसका नशा जैसे हल्का होने लगा था। प्रसून ने एक सिगरेट जलाई और सिगरेट की उसकी तरफ बढ़ाया। सिगरेट सुलगाने के बाद उसने फिर एक निगाह श्मशान पर डाली, पर वहां कोई नहीं था। पैंट में घुसी हुई रिवाल्वर से जैसे उसे कुछ परेशानी सी हो रही थी। अतः उसने रिवाल्वर निकालकर शिला पर रख दी और सिगरेट के कश लगाता हुआ टहलने लगा। फिर अचानक ही मानो उसे कुछ याद सा आया और वो बोला, अभी अभी तुमने क्या कहा, लोखड़ा? ये एक तरह से उसे गलती हो गई थी। वो दयाराम को अपनी प्रेत जगत आदि की जानकारी का परिचय नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर वो उत्सुकता से अनेकों सवाल करता और सबसे बड़ी बात, कलियारी कुटी वाला गुप्त स्थान जो इस पहाड़ी से महज 4 फरलांग दूर था, उस तरफ भी उसका ध्यान जा सकता था और उस स्थिति में फिर उसे विशेष उपाय करने होते। अतः उसने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, अभी अभी मुझे एक दुर्लभ जीव पास ही नजर आया था, पर मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, फिर आएगा। फगआत या लोखड़ा प्रेत की वो किस्म होती है जो किसी अभिशप्त स्थान पर या इस्तेमाल ना किए जाने वाले श्मशान स्थल के आसपास ही रहती है। अब तक दयाराम की संगत में प्रसून बहुत कुछ जान गया था। ये घटना वो अपने दिमाग से अपनी जानकारी के अनुसार सुना अवश्य रहा था, पर कुछ रहस्य इसमें ऐसा भी था जिसके बारे में दयाराम भी नहीं जानता था। दरअसल ना जानकारी में या किसी होनी के वशीभूत हुआ दयाराम एक अभिशप्त बगिया और अभिशप्त स्थान पर रुक गया था, जहां प्रेत वासा था और 50, 60 या 80 साल पहले उस स्थान को श्मशान के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा और फिर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिससे वो स्थान अभिशप्त या अछूत समझा जाने लगा होगा। इसी वजह से उसके आसपास आबादी नहीं थी और इसी वजह से वहां पशु आदि चराने वाले नहीं थे, क्योंकि जो लोग प्रेतवासा के बारे में जानते होंगे वो जानबूझकर आफत क्यों मोल लेंगे। इस तरह धीरे धीरे मनुष्य के दूर होते चले जाने से उस स्थान पर प्रेतों का कब्जा पक्का होता चला गया और दयाराम कुसुम जैसे व्यक्ति अज्ञानता में उसमें फंसने लगे। पर उसके दिमाग में और भी बहुत से सवाल थे। कुसुम पर प्रेत का आवेश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 4 साल में उसने या प्रेत ने ऐसा क्या किया था जो दयाराम उसे मारने पर आमादा था। दयाराम को कैसे मालूम पड़ा कि कुसुम पर प्रेत था?
उसने क्या इलाज कराया? और सबसे बड़ा सवाल, दयाराम उसको मारना ही चाहता था तो घर पर आसानी से मार सकता था। वो इस वीराने में क्यों आया? 4 साल तक प्रेतनी का एक आदमी के साथ रहना मामूली बात नहीं थी। आखिर प्रेतनी कौन थी और क्या चाहती थी? अगर प्रेतनी पूरी तरह से कुसुम के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी तो कुसुम इस वक्त कहाँ थी और किस हाल में थी? ऐसे कई सवाल थे जिनका उत्तर दयाराम और सही उत्तर कुसुम के पास था। पर कुसुम इस वक्त कहाँ थी? जिंदा चुड़ैल। बेहद सुहानी मगर बेहद रहस्यमय हो उठी रात धीरे धीरे अपना सफर तय कर रही थी। प्रसून ने कलियारी कुटी की तरफ देखा। उसने सोचा कि अगर दयाराम ना आया होता तो वो क्या कर रहा होता। दयाराम अब भी टहल रहा था। उसने उत्सुकतावश शिला पर रखी टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली। पेड़ नींबू और बेर के मिले जुले आकार वाले फलों से लदा पड़ा था। ये गूदेदार मीठा फल था जो प्रसून भूख लगने पर अक्सर खा लिया करता था। कलियारी कुटी से 500 मीटर दूर ऐसा ही एक अन्य वृक्ष था जिस पर जामुन के समान लाल और बैंगनी रंग के चित्तेदार फल लगते थे। ये फल भी खाने में स्वादिष्ट थे, पर एक चमत्कार की तरह कलियारी गांव और अन्य गांव वालों से बचे हुए थे, क्योंकि पहाड़ी के नीचे का इलाका किसी प्रेत शक्ति ने बांध रखा था और कलियारी कुटी को किसी तपस्वी की आन लगी हुई थी। ऐसी हालत में सामान्य मनुष्य इधर आने की कोशिश करता तो उसे डरावने मायावी अनुभव हो सकते थे, जैसे अचानक बड़े अजगर का दिखाई दे जाना, अचानक किसी हिंसक जंतु का प्रकट हो जाना, अचानक कोई रहस्यमय आकृति का दिखाई देना, वर्जित क्षेत्र में कदम रखने वाले को तेज चक्कर आने लगना आदि जैसे कई प्रभाव हो सकते थे, जिससे आदमी घबरा जाता और ऐसी जगहों पर आना छोड़ देता। और ये वास्तविकता अभी दयाराम भी नहीं जानता था कि वो प्रसून के होने से ही इतनी देर यहाँ टिक सका था, वरना शिकारी खुद ही शिकार हो जाना था। प्रेतों के लिए रिवॉल्वर का भला क्या महत्व था? अचानक दयाराम चौकन्ना हो उठा। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर उठा ली और सतर्कता से इधर उधर देखने लगा। प्रसून रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। वो जानता था कि उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं और वो निकट ही किसी प्रेत की उपस्थिति महसूस कर रहा है, जिसका कि 4 साल के अनुभव में वो अभ्यस्त हो चुका था। वास्तव में उस वक्त वहां 2 प्रेत पहाड़ी के नीचे मौजूद थे जो प्रसून को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक औरत अंगी थी जो शायद कुसुम थी और दूसरा कोई अन्य पुरुष अंगी था। हालांकि प्रसून कबड़ स्थिति में था, फिर भी वे ऊपर नहीं आ रहे थे। इसके 2 कारण थे। एक तो ऊपर वाला इलाका आन के क्षेत्र में आता था, जहां प्रेत क्या यक्ष, किन्नर, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी जैसी शक्तियां भी घुसने से पहले 100 बार सोचती। दूसरे, प्रसून भले ही कबड़ था, अर्थात उच्च स्तर के तांत्रिक साधक अपने को एक ऐसे अदृश्य कवच में बांध लेते हैं जिससे उनकी असलियत का पता नहीं चलता। उच्च स्तर के महात्मा, साधु, संत प्रायः इस तरीके को अपनाते हैं, जो किन्हीं अज्ञात कारणों वश बेहद आवश्यक होता है। पर उस स्थिति में भी वे एक अनजाना भय महसूस कर रहे थे और उन्हें जैसे अज्ञात खतरे की बू आ रही थी। प्रसून दयाराम को और अधिक डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता था। इस तरह उसका कीमती समय नष्ट हो सकता था। अतः उसने उसकी निगाह बचाए हुए एक ढेला उठाया और फूंक मारकर प्रेतों की ओर उछाल दिया। उसे इसकी प्रतिक्रिया पहले ही पता थी। प्रेत अपने अंगों में जबरदस्त खुजली महसूस करते हुए तेजी से वहां से भागे। उनका अनुमान सही था। पहाड़ी पर उनके लिए खतरा मौजूद था और वे अब लौटकर आने वाले नहीं थे। कुछ ही देर में दयाराम सामान्य स्थिति में आ गया। वो फिर से पत्थर की शिला पर बैठ गया और बेचैनी से अपनी उंगलियां चटका रहा था। एक खुशहाली की खातिर, अपने बच्चों की सही परवरिश की खातिर उसने तीसरी बार शादी की और उस शादी ने उसके पूरे जीवन में आग लगा दी। पर वो कुछ भी तो नहीं कर सका। क्या करता बेचारा? फिर उसका ध्यान पुनः अपनी तरफ आकर्षित करते हुए प्रसून ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? बगिया में सोया हुआ दयाराम जैसे अचानक ही हड़बड़ाकर उठा। उसने कलाई घड़ी पर नजर डाली तो 3 बजने वाले थे, यानी 2.5 घंटे वो एक तरह से घोड़े बेचकर सोया था। उसे बेहद हैरत थी कि ऐसी चमत्कारिक नींद अचानक उसे कैसे आ गई थी।
वो तो महज आधा घंटा आराम करने के उद्देश्य से लेट गया था, मगर लेटते ही उसकी चेतना ऐसे लुप्त हुई मानो किसी नशे के कारण बेहोशी आई हो। पर वास्तव में वो नींद में नहीं था, बल्कि अपनी उसी अचेतन अवस्था में वो एक घनघोर भयानक जंगल में भागा चला जा रहा था। जंगल में बेहद रहस्यमय पीले और काले रंग का मिश्रित सा घनघोर अंधकार छाया हुआ था। आसमान और उजाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। बस चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे और उन वृक्षों के बीच में छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। दयाराम को उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अज्ञात लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो उसको मार डालना चाहते हैं, और बस उन्हीं से बचने को वो भाग रहा था। अचानक भागते में ही वो एक पेड़ की झुकी डाली से टकराया और गिर पड़ा। बस फिर इसके बाद का उसे कुछ याद नहीं रहा। उठने के तुरंत बाद ही उसने एक बेचैन दृष्टि कुसुम की तलाश में इधर उधर दौड़ाई। वो गुमसुम सी एक पेड़ के नीचे बैठी थी और एक टक कुएं की तरफ देख रही थी, मानो औरत के स्थान पर एक जिंदा लाश हो। दयाराम ने उसे पुकारा और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गया। वो मशीनी अंदाज में मोटरसाइकिल पर बैठ गई। दयाराम के तीनों बच्चे सगी मौसी को मां के रूप में पाकर बेहद खुश थे। वो अपने लंबे चौड़े घर में अकेला ही रहता था। शारदा के मरने के बाद उसने एक नौकर रख लिया था, जो उसके तीनों बच्चों और गाय बकरी आदि पशुओं की देखभाल करता था। उसका ये पुश्तैनी मकान काफी बड़ी जगह में बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े 22 कमरे थे। इसके अतिरिक्त बाहर गली पार करके पशुओं के लिए एक अहाता था और 12 कमरों का एक स्कूल बना हुआ था, जो अब बंद था, लेकिन दयाराम की संपत्ति था। उसके एकदम बगल वाला घर किसी व्यवसायी का था, जिसे वो गोदाम के रूप में इस्तेमाल करता था, और उसमें कोई रहता नहीं था। दूसरी तरफ साइड में भी लगभग 800 मीटर की जगह खाली पड़ी थी। कुल मिलाकर दयाराम की वो विशाल हवेली आबादी के लिहाज से लगभग अकेली ही थी। कुसुम के शादी के बाद घर में पहली बार पैर रखते ही एक अजीब सा रहस्यमय वातावरण सृजित हो गया, जिस पर अनजाने में ही दयाराम का ध्यान नहीं गया। उस रात ही पहली बार दयाराम ने जब कुसुम से संभोग किया, तो उसे कुसुम में एक अजीब सी और अनजानी ताकत का एहसास हुआ। वो पहले ही सहवास में शर्माने के बजाय कुछ हद तक निर्लज्ज सा व्यवहार कर रही थी। 2-3 बार तो उसने दयाराम को वहशी की तरह लगभग दबोच ही लिया। दयाराम ने सोचा कि कुसुम साली होने के नाते खुली हुई है और अपनी ताकत दिखा रही है, तथा एक लंबे समय के बाद पुरुष का संसर्ग हासिल होने से वो मर्यादाहीन हो रही है। अतः उसे कुछ अजीब सा तो लगा, पर तत्काल ही कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। लेकिन अगली सुबह तक सब कुछ सामान्य हो चला था। कुसुम ने बड़ी दक्षता से घर संभाल लिया था और चुहलबाजी करती हुई एक नई पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी। दयाराम ने राहत की सांस ली। उसकी उजड़ी गृहस्थी फिर से बस चुकी थी। वो ज्यादातर दिन भर घर से बाहर खेतों पर ही रहता था, इसीलिए अगले 2.5 साल तक वो अपने घर में फैल चुके मायाजाल को नहीं जान सका था। हालांकि उसे कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य था जो अजीब लगता था, पर वो कुछ क्या था ये उसकी समझ से बाहर था। इन 2.5 सालों में कुसुम के 2 बच्चे हुए, जो 1-2 महीने की अवस्था होते ही रहस्यमय तरीके से मर गए। कुसुम का व्यवहार भी अजीब था। इसका जिक्र उसके दोनों बड़े बच्चों ने और उसके नौकर रूपलाल ने भी किया था। बच्चों के स्कूल जाते ही घर अकेला होते ही वो एकदम नंगी हो जाती थी और ज्यादातर नंगी ही रहती थी। उसे पानी के संपर्क में रहना बहुत अच्छा लगता था। गर्मियों में वो 4 बार तक और सर्दियों में 2 बार नहाती थी। दयाराम उससे संभोग करे या ना करे, वो रात में निर्वस्त्र ही रहती थी। दयाराम के पूछने पर उसने कहा कि कपड़ों में वो घुटन महसूस करती है। एक अजीब बात जिसने दयाराम को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि उसने कभी अपने जाए बच्चों को स्तनपान नहीं कराया। इसका कारण उसने ये बताया कि उसकी छातियों में दूध ही नहीं उतरता। फिर रूपलाल के इशारा करने पर दयाराम ने गौर किया कि वो कभी पलक नहीं झपकती थी, अर्थात उसकी आंखें किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अल्पक ही रहती थीं। रूपलाल ने यह भी बताया कि कभी वो गलती से उसकी नंगी हालत में घर आ गया तो भी उसने कपड़े पहनने या कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। रूपलाल बाहर स्कूल में रहता था, इसीलिए काम पड़ने पर ही घर में आता जाता था। 2.5 साल बाद इस तरह के अजीब अजीब समाचार सुनकर दयाराम मानो सोते से जागा।
जिन बातों को वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था, उनके पीछे कोई खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था, यानी पानी सिर से ऊपर जा रहा था। तब वो अपने बच्चों की खातिर बेहद चिंतित हो उठा। जाने क्यों उसे अपनी ये हवेली बेहद खतरनाक और रहस्यमय लगने लगी और उसे एक अदृश्य माया जाल का एहसास होने लगा। यही सोच विचार करते हुए उसने आगे से घर में अधिक समय बिताने का निश्चय किया और तब उसने स्वयं दो स्पष्ट प्रमाण देखे। पहला, जब वो बाथरूम के शीशे के सामने शेव कर रहा था, कुसुम उसके ठीक पीछे आकर उससे एकदम सटकर खड़ी हो गई। उसके पुष्ट उरोज दयाराम की पीठ से सटे हुए थे और उसके दोनों हाथ दयाराम के अंग को खोज रहे थे। पर शीशे में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था, जो कि उस बड़े आकार के शीशे में निश्चित होना चाहिए था। उस समय दयाराम इस रहस्य को अपने दिल में ही छुपा गया और उसने कुसुम से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कुसुम से मन ही मन भयभीत रहने लगा। खास तौर पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए चिंतित हो उठा। और फिर दूसरा प्रमाण भी उसे जल्दी ही मिल गया। वो दोपहर के समय छत पर था जब सुमन सूखे कपड़े उतारने छत पर गई। दयाराम और कुसुम एक ही स्थिति में खड़े थे, लेकिन सूर्य की रोशनी में छाया सिर्फ दयाराम की बन रही थी। कुसुम किसी भी कोण से खड़ी हो, उसकी छाया नहीं बन रही थी। उफ! दयाराम के पूरे शरीर में अज्ञात भय की तेज सिरहन सी हुई और उसके जैसा हिम्मती जिगर वाला भी कांप उठा। भूतनी! कुसुम तो औरत के रूप में प्रेत थी। इसका मतलब कि वो अब तक एक प्रेतनी के साथ रह रहा था। कुसुम नीचे चली गई तो दयाराम कुसुम के साथ गुजारे अपने जिंदगी के क्षणों में वो रहस्य खोजने की कोशिश करने लगा जब जब उसने कुसुम में कोई अजीब बात देखी हो। एक हिसाब से सभी बातें अजीब थीं, लेकिन उन्हें किसी औरत का विशेष स्वभाव मानो तो कुछ भी अजीब नहीं था। हे भगवान! उसने असमंजस में माथा रगड़ा। तेरे खेल कितने अजीब हैं, तेरे खेल कितने न्यारे हैं। इसको तेरे अलावा भला कौन समझ सकता है। जटाधारी बाबा। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। दयाराम की बात सच थी। रसून को अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहा था और लगभग भूल ही गया था कि वो यहाँ किस उद्देश्य से आया था। अब वो बार बार चरस की भारी सिगरेट भी नहीं पी रहा था और रिवॉल्वर की तरफ तो जैसे उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। ये शायद 4 सालों से उसके मन में भरा हुआ गुबार निकलने से हुआ था। ठंडी रात और खुला आसमान भी उसको राहत पहुंचा रहे थे। उसकी आधी कहानी तो प्रसून की समझ में आ रही थी, पर आधी को लेकर वो भी उलझन में था। भूतिया किस्सों में चित्र विचित्र घटनाओं का होना कोई मायने नहीं रखता, पर एक सामान्य आदमी के लिए वो एक अद्भुत तिलिस्म से कम नहीं होता, बल्कि वास्तव में वो एक तिलिस्म ही होता है, एक माया जाल। और ये भी एक माया जाल ही था, एक प्रेतनी का माया जाल। फिर प्रसून ने उत्सुकता से पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया जब तुम्हें ये पता चला कि बीबी के नाम पर तुम्हारे साथ रह रही औरत कुसुम नहीं बल्कि एक प्रेत है? फिर मैं क्या करता? वो अजीब भाव से बोला। मैं तो अभी से ये तय नहीं कर पाया था कि वो कौन है और उसका रहस्य क्या है। कुसुम कहाँ चली गई ये कहना भी बेवकूफी थी, क्योंकि थी तो वो कुसुम के शरीर में ही। आखिर वो प्रेतनी कौन थी, क्या चाहती थी? प्रसून जी, ये अनेकों प्रश्न मेरे सामने थे, पर इन सब का जवाब कौन देता और कहां से लाता मैं इनका जवाब? पर नहीं, शायद ये बात गलत है। हर प्रश्न का उत्तर है और हर समस्या का समाधान है। वो अगर दर्द देता है तो दवा भी देता है। वो अगर मुसीबत भेजता है तो हल भी भेजता है। और फिर एक दिन दवा आई। कुसुम के प्रेत होने के 2 प्रमाण मिल जाने के बाद एक दिन सुबह 10 बजे दयाराम अपने बंद स्कूल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बैठा था। उसके दिमाग में अब हर समय यही द्वंद चलता रहता था कि इस नई स्थिति में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वो अपनी इस प्रेतक समस्या को लेकर 3 अलग अलग तांत्रिकों से भी कुसुम से छिपकर मिल चुका था। उन्होंने कुछ गंडा ताबीज भी बनाकर दिए थे और कुछ आम मांत्रिक उपाय भी बताए थे कि कुसुम के ऊपर सोते में ये भभूत छिड़क देना
या ये प्रसाद के बहाने पेड़े में उसको ये विशेष लौंग खिला देना, या यहाँ अगरबत्ती लगाना, या वहां ये धागा बांधना आदि आदि। पर इन उपायों से कैसा भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब चिंतित दयाराम अपने नौकर रूपलाल के बताए अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा करने लगा। लेकिन इससे वो अपनी मानसिक स्थिति में कुछ शांति सी तो महसूस करता, पर कुसुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब मानो एक दिन भगवान ने उसकी सुनी। कुर्सी पर बैठा हुआ दयाराम उस समय चौंका जब गली से गुजरता हुआ एक जटाधारी बाबा उसकी हवेली के सामने रुक गया और बड़े चकित भाव से उसकी हवेली को ऊपर से नीचे तक बार बार देखने लगा। दयाराम ने उसको रोकने टोकने का कोई यत्न नहीं किया और बेहद दिलचस्पी से वो उस जटाधारी साधु की हरकतों को देख रहा था। जटाधारी साधु ने थैले में से कुछ बीज से निकाले और एक बार गली में इधर उधर देखा। दयाराम शीघ्रता से बरगद के मोटे तने के पीछे छिप गया। गली को एकदम सूना पाकर जटाधारी साधु ने उन बीजों को मुट्ठी बांधकर मंत्र सा पढ़ते हुए फूंका और हवेली के गेट की तरफ उछाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से 1 मिनट के अंदर ही कुसुम हवेली के गेट पर आकर खड़ी हो गई। उस प्रेतनी की आंखें किसी छोटे तेज बल्ब के समान चमक रही थी। उसके ब्लाउज के सभी हुक खुले हुए थे और ब्रा तो वो पहनती ही नहीं थी। वो जलती हुई आंखों से जटाधारी को घूर रही थी। फिर दयाराम ने सुना, जटाधारी कह रहा था, तो तू है, पूरा अड्डा है प्रेतों का। ए कुलटा, तेरा आदमी कहाँ है? कुसुम ने बेहद हिंसक और खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा और दरवाजा भड़ाक से ऐसे बंद किया मानो जटाधारी के मुंह पर तमाचा मारा हो। जटाधारी हो करके हंसने लगा और कुछ सोचता हुआ सा आगे बढ़ गया। उसके थोड़ा आगे बढ़ते ही दयाराम बरगद के पीछे से निकलकर दौड़ते हुए जटाधारी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बताया कि वही उस हवेली का मालिक है और फिर संक्षिप्त में सब बात बताने के बाद वो जटाधारी को स्कूल के अंदर ले गया। यहाँ कुसुम कभी नहीं आती थी, फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रहस्यमय जटाधारी साधु कुर्सी पर बैठ गया और स्कूल में नजर घुमाने लगा। दयाराम आगे की बात और खासकर कुसुम का रहस्य जानने को बेचैन था। उसने जटाधारी को शुरू से आखिर तक पूरी बात बताई और फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये सब क्या घनचक्कर है, मैं तो तंग ही आ गया। जटाधारी मध्यम स्तर का तांत्रिक था और सबसे अच्छी बात थी कि वो स्वभाव का एकदम सच्चा था। वो फर्रुखाबाद के निकट कहीं कायमगंज नामक स्थान का रहने वाला था और इस वक्त चंबल के बीहड़ों में काली नदी के किनारे एक गुप्त स्थान पर साधना कर रहा था और बाबा मूलचंद के नाम से जाना जाता था। वो बस्ती में बहुत कम आता जाता था। उसने दयाराम को बताया कि हवेली में 3 प्रेत रहते हैं जो कुसुम पर आवेशित रहते हैं। लेकिन लगभग 3 साल से 3 प्रेतों से आवेशित वो औरत कैसे जिंदा है, ये उसके लिए भी हैरत की बात है। और उन प्रेतों से उसको बचाना कम से कम उसके लिए संभव ना था, क्योंकि उसकी तांत्रिक शक्ति अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी। ये काम उसके गुरु कर सकते थे, पर उसके गुरु उससे आसाम जाने की कहकर गए थे और तब से उनका कोई पता नहीं था और ये भी निश्चित नहीं था कि वो कब लौटेंगे। लेकिन फिर उसने तत्काल ही 5 अभिमंत्रित ताबीज भरे, जो उसके 3 बच्चों के लिए, एक उसके लिए और एक रूपलाल के लिए था। इन ताबीजों से प्रेत उन लोगों का कोई विशेष अहित नहीं कर सकते थे। ये बात बाद में सच साबित हुई। उसने कुछ और उपाय, कुछ और जरूरी बातें दयाराम को बताई और वहां से विदा हो गया। जटाधारी बाबा से एक तरह से उसे कोई राहत नहीं मिली थी और एक तरह से बहुत कुछ मिला भी था। उसकी समस्या ज्यों की त्यों मौजूद थी, पर वो और उसके बच्चे प्रेत के प्रभाव से रक्षित हो गए थे। यही बहुत बड़ी बात थी। जटाधारी उसका और कुछ भला भले ही ना कर सका हो, पर उसे एक विशेष कवच बनाकर दे गया, जिसके होते कोई भी बड़ी से बड़ी प्रेत शक्ति ना उसको डरा सकती थी और ना ही हमला कर सकती थी। अब प्रसून को उसके निडरता से इस स्थान पर होने और प्रेतों से लड़ने के हौसले का राज पता चल गया। ये बात किसी हद तक तो सच थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। मूलचंद बाबा शायद उसको ये सावधान करना भूल गया कि ये कवच बस्ती जैसे स्थानों पर ही कारगर होता है। प्रेतों के क्षेत्र में पहुंचकर अछूत जगह की वजह से कवच की शक्ति मामूली रह जाती है और किसी गलती के हो जाने पर कवच खंडित भी हो सकता था और ऐसी हालत में दयाराम की मौत भी हो सकती थी। पर किसी उलझी हुई समस्या से लगातार परेशान आदमी का दिमाग
प्रतिशोध की अवस्था में पहुंच जाता है और वो मरने मारने पर ही उतारू हो जाता है। पर ये कैसा प्रतिशोध था और किससे था, ये ठीक से उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अदृश्य और अज्ञात की इस लड़ाई को लड़ते हुए दयाराम को कुसुम की शादी के बाद के 3 साल गुजर गए और तब कुसुम की आदतों में नए बदलाव होने लगे। वो साधारण औरत से मदमस्त औरत में बदल गई। दयाराम ने कभी जिक्र नहीं किया था कि वो जानता है कि वो औरत ना होकर एक प्रेतनी है, क्योंकि इस तरह के जिक्र से उसे क्या लाभ होना था। हाँ, नुकसान होने की संभावना अवश्य थी और 2.5 साल के बाद तो वो स्वयं इस हकीकत से ठीक से वाकिफ ही हुआ था। अगले 6 महीने उसने समाधान खोजने और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जैसी कश्मकश में गुजारे थे, और अब अपनी एक रिश्ते की ताई के सुझाव अनुसार कुसुम को किसी तरह से बालाजी ले जाने की फिराक में था। कहते हैं ना, ऊंट खो जाता है तो परेशान आदमी उसको घड़े में भी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन दयाराम उसको बालाजी ले जा पाए उससे पहले ही वो एक मदमस्त हस्तिनी औरत की भांति बेकाबू हो उठी। काम वासना को लेकर उसमें जबरदस्त परिवर्तन हुआ और वो हर वक्त कामातुर सी रहने लगी। वो रात में सोते हुए दयाराम को जबरन ही उठा लेती और बलपूर्वक संभोग का आदेश सा देती। हैरत की बात यह भी थी कि उस वक्त उसके आदेश में जाने क्या सम्मोहन होता कि दयाराम उसका आदेश पालन करने पर विवश हो जाता और इस तरह वो एक एक रात में 4-4 बार तक संभोग की मांग करने लगी। दूसरी बात यह हुई कि अच्छे खाने पीने से बना दयाराम का हटा कटा शरीर तेजी से कमजोर होने लगा और वो भी धीरे धीरे प्रेत भाव से आवेशित हो रहा था। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। कुसुम एक और नया खेल खेलने लगी। वो अक्सर रात को 11-12 बजे उठती और दरवाजा खोलकर अहाता पार करते हुए दूसरी गली में छलांग लगाकर कूद जाती और गली के आगे उस रास्ते पर तेजी से दौड़ लगा देती जहां मियाँ भीका नाम का कब्रिस्तान था। ये बात दयाराम को उस दिन पता चली जब रात में कुसुम अपने बिस्तर से गायब थी। उसने चारों तरफ देखा पर उसका कोई पता नहीं था। बेचैनी से सिगरेट फूंकता हुआ वो उसके लौटने का इंतजार करता रहा। इंतजार करने के अलावा वो कर भी क्या सकता था। उस रात कुसुम 3:30 बजे लौटी और चुपचाप लेटकर सो गई। दयाराम के लिए ये नया टेंशन था कि कुसुम आखिर रात को कहाँ जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे अजीब हालातों में उसे क्या करना चाहिए। उपाय पूछे तो किससे पूछे और इसका उपाय भला क्या हो सकता था। आखिर में उसने कुसुम का पीछा करने का निश्चय किया और इस खेल को खत्म करने का निश्चय किया। उसने बरसों से बेकार रखा रिवॉल्वर निकालकर चेक किया और गोलियां डालकर फायर आदि करके संतुष्ट हो गया। अब उसे इस बात का इंतजार था कि कुसुम रात में किसी सुनसान स्थान पर पहुंचे जहां वो गोली मारकर उसकी हत्या कर दे और लाश ठिकाने लगा दे। ओफ, पागलपन में आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है। जो भी हो, वो इस औरत से तंग आ गया था। ये प्रेतनी हो या कुसुम हो या कोई भी हो, अब हर हालत में उससे छुटकारा पाना था, तभी वो चैन की जिंदगी जी सका था। आखिर उसने कुसुम की हत्या का पक्का निश्चय कर लिया। अघोरी बाबा। रात और अधिक गहरी हो चली थी। अपनी कहानी सुनाते सुनाते दयाराम भावुक हो उठा था। जिंदगी की अजीब और रहस्यमयी परिस्थितियों ने इस धनी, संपन्न और जीवट इंसान को लगभग तोड़ कर रख दिया था। वो अपने मासूम बच्चों का मुंह देखकर हार जाता था, वरना तो वो गोली मारकर कब का इस भूतनी का खेल खत्म कर चुका होता। पर उसके सामने और भी सवाल थे। फिर वो अपनी सास को क्या बताता, वो समाज को क्या बताता। दूसरे उसे खुद ये रहस्य मारे डाल रहा था कि अच्छी भली कुसुम आखिर प्रेत कैसे बन गई। वो जब भी अपनी ससुराल जाता था, वो एक सामान्य औरत की तरह व्यवहार करती, उससे जीजा जीजा कहकर खूब हंसी मजाक करती। उस समय उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। पहली विदा के समय बगिया में जो अजीब स्वप्न सा उसने देखा था, उसका क्या रहस्य था। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो उसे जीने पर मजबूर कर रहे थे, लड़ने पर मजबूर कर रहे थे। वरना तो ऐसी जिंदगी से वो अब मर जाना ही चाहता था। इस प्रेतनी का उद्देश्य क्या था और ये कौन थी जिसने उसके हंसते खेलते घर को आग लगाकर रख दी थी। आखिर दयाराम ने रात में ही उसका पीछा करने का निश्चय किया और भरी हुई रिवॉल्वर के साथ वो इंतजार करने लगा कि वो कब रात को बाहर जाए। लेकिन इंतजार की आवश्यकता ही ना पड़ी। कुसुम लगभग हर रात ही बाहर जाती थी।
रात के 12 बजते ही कुसुम उठी और दयाराम पर एक दृष्टि डालकर घर से बाहर निकल गई। वो बेहद फुर्ती से उठा। उसने रिवॉल्वर खोसा और अहाते में आ गया, जहां कुसुम बाउंड्री वॉल के पास खड़ी सड़क की तरफ देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। फिर वो बेहद फुर्ती से दीवार पर चढ़कर लहराई और सड़क पर कूद गई। दयाराम अपनी पूर्ण शक्ति से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे चलने के स्थान पर हवा में उड़ रही थी और दयाराम के लिए उसका पीछा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ ही देर में उसने बस्ती छोड़कर पीपरा घाट शमशान का रास्ता पकड़ लिया। दयाराम एकदम चकरा गया। उस सड़क पर जो पीपरा घाट से नदी के पार वीरान टेकरी पर ले जाती थी, उसकी गति और भी बढ़ गई और फिर मानो वो उड़न छू ही हो गई और दयाराम को दूर दूर तक वो नजर नहीं आई। दाता, क्या माजरा था! उसकी अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उसकी चाल इंसानी चाल हरगिज नहीं थी और कोई भी इंसान इंसानी गति से उसे कभी नहीं पकड़ सकता था। इस तरह उसका ये मंसूबा भी फेल हो गया कि आखिर ये कहाँ जाती है और क्या करती है। दयाराम का मन हुआ कि इन अजीब परिस्थितियों में वो अपने बाल नोच ले, लेकिन आखिरकार दयाराम को इस समस्या का हल भी मिल गया। मंगलवार की शाम जब वो हनुमान मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गया, उसने मंदिर के बाहर दो बुजुर्ग आदमी बात करते हुए मिले। वो किसी पिलुआ वाले सिद्ध अघोरी की बात कर रहे थे, जो यमुना के खादरों में रहता था और रात 10 बजे के बाद ही मिलता था। दयाराम ने उन आदमियों से पिलुआ का सही पता पूछा और उसी रात पिलुआ पहुंचा। ये अच्छा था कि खादर होने के बाद भी मोटरसाइकिल आराम से वहां तक जाती थी। पिलुआ पहुंचकर दयाराम को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले वो समझता था कि अकेला वही प्रेत समस्या से जूझ रहा है, जबकि वहां इस तरह की समस्या और अन्य समस्याओं वाले लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिनमें 8 महिलाएं भी थीं। दयाराम का नंबर रात को 2 बजे सबके बाद आया। अघोरी ने बड़े शांत होकर उसकी बात सुनी। वो थोड़ा चिंतित भी दिख रहा था। फिर अघोरी ने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए बताया कि कुसुम रात को अक्सर 3 स्थानों पर ही जाती है। पहला काली टेकरी, दूसरा पेलवा मंदिर जो खंडित हो चुका था, और तीसरा कलियारी शमशान, जिसमें कलियारी शमशान वो सबसे अधिक जाती थी। अघोरी ने बताया कि कुसुम पूरी तरह प्रेतग्रस्त हो चुकी है और यदि वो किसी तरह यहाँ गद्दी पर आ जाए तो ही वो उसकी कुछ सहायता कर सकता था, लेकिन वो उसके घर नहीं जा सकता था। दयाराम ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े पर अघोरी ने कहा कि वो मजबूर है। दूसरे अघोरी ने एक रहस्यमय बात ये भी कही कि कुसुम के प्रेत बाधा से मुक्त हो जाने पर भी कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि पिलवा पहुंचने का एक सबसे बड़ा लाभ दयाराम को ये हुआ कि अघोरी के पास किसी श्रद्धालु का दिया हुआ मोबाइल फोन था, जिसके जरिए वो कभी भी अघोरी से बात कर सकता था। और इसका एक खास फायदा उसे मिलने वाला था कि अघोरी बाबा उसे एंड टाइम पर बता सकता था कि कुसुम उस वक्त कहाँ है। उसने कुसुम का फोटो बाबा के पास जमा करा दिया, पर उसे अघोरी की रहस्यमय बातें समझ में नहीं आ रही थी। अघोरी ने उसे प्रेत बाधा से मुक्त कराने में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई थी। दूसरे अघोरी को ऐसा क्या राज पता चला जिसके बाद वो कुसुम के मामले से उदासीन हो गया था। दयाराम पागल सा होने लगा। गुत्थी सुलझने के बजाय दिन पर दिन उलझती ही जा रही थी। फिर अगले मौके पर दयाराम ने जो देखा उससे उसका दिमाग ही घूम कर रह गया। अघोरी ने फोन पर बताया कि आज रात 1 बजे कुसुम काली टेकरी पर जाएगी। बाबा की बात आजमाने के उद्देश्य से दयाराम कुसुम का पीछा करने के स्थान पर काली टेकरी से पहले ही एक स्थान पर जाकर छुप गया। उस समय रात के 12 बजने वाले थे और दयाराम सशंकित हृदय से कुसुम का इंतजार कर रहा था। ठीक 1:15 कुसुम एक हवा के झोंके के समान आई। वो एकदम नंगी थी। फिर कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वो चिता के जलने के स्थान पर लौटने लगी। यकायक दयाराम के दिमाग में जैसे भयंकर विस्फोट हुआ। कुसुम गायब हो गई थी और अब उसके स्थान पर एक लोमड़ी और सियार के मिले जुले रूप वाला छोटा जानवर नजर आ रहा था। इस दृश्य को देखते ही दयाराम का दिमाग मानो आसमान में चक्कर काटने लगा। अब वो और ज्यादा सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकाला और जानवर को लक्ष्य करके फायर कर दिया, मगर जानवर अपने स्थान से गायब हो चुका था। उसकी आप बीती सुनता प्रसून अचानक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ये आदमी वाकई मुसीबत में था, बल्कि उसके अनुमान से कहीं ज्यादा मुसीबत में था।
अब वो समझ चुका था कि अघोरी ने उसकी सहायता से क्यों इनकार कर दिया था। शिव के नाम की बात करने वाले बहुसंख्यक अघोरी अक्सर वास्तव में मसान पूजक होते हैं और ये आसानी से मसान को सिद्ध कर छोटे मोटे चमत्कार दिखाते हैं। दयाराम ने कुसुम के द्वारा जो रूप बदलने की बात कही थी और जिस तरह रूप बदलने की बात कही थी वो मसान का ही काम था। इस तरह अघोरी मसान से प्रभावित उस परिवार को नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि वे ज्यादातर खुद ही मसान से काम लेते हैं और ऐसी स्थिति में मामला बिगड़ सकता था। अतः ये अघोरी के बस का मामला था ही नहीं और इसीलिए जटाधारी जैसा छोटा साधक भी कोई पंगा लिए बिना ही निकल गया। कंकाल कालिनी विद्या और हाकिनी विद्या, ये दोनों विद्या या एक तरह से सिद्धियां होती हैं। कंकाल कालिनी में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आयु को साधक अपनी या किसी की आयु में बदल सकता है। इसी की निकटवर्ती हाकिनी विद्या होती है, जिसमें हजारों मील दूर की बात जानी जा सकती है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। आम आदमी को ये जादू जैसे चमत्कार करने वाली विद्याएं बहुत आकर्षित करती हैं, पर इनका मोल बहुत चुकाना पड़ता है और इनका अंत तो निश्चय ही पतनकारक होता है। एक दृष्टिकोण से साधारण मंदिरों में की जाने वाली भक्ति इससे कहीं ज्यादा अच्छी होती है। द्वैत की सही साधनाओं में इन विद्याओं का कोई महत्व नहीं होता। अब उसे दयाराम की कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं थी। पूरा खेल जैसे उसकी समझ में आ चुका था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए थे, जिनका कोई उचित तरीका उसे नहीं सूझ रहा था कि वो दयाराम की सहायता करे तो कैसे करे। क्या कुसुम अभी जीवित थी? उसके विचार से नहीं। कुसुम की लाश जो अभी चल फिर रही थी, उसका क्या किया जाए? और सबसे बड़ी बात, दयाराम को कैसे समझाया जाए कि वो इस समस्या को इंसानियत के नाते हल करना चाहता है। ऐसे और भी अनेकों प्रश्न थे, जिनका कोई सही हल उसे उस वक्त नहीं सूझ रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे। पूरब दिशा में रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने एक सिगरेट सुलगाया और कलियारी कुटी को देखते हुए आगे के कदम के बारे में सोचने लगा। साथ ही ये विचार भी उसके दिमाग में स्वतः ही आ रहे थे कि इसी पृथ्वी पर किसी किसी के लिए जीवन कितना रहस्यमय हो जाता है, और तब ऐसे मकड़जाल में फंसा कोई आदमी या कोई परिवार ये तय नहीं कर पाता कि करे तो आखिर क्या करे और जाए तो किसके पास जाए। अक्सर लोग डर की वजह से ऐसी स्थिति का जिक्र भी अपने परिवार वालों से नहीं करते, क्योंकि दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं और भूत प्रेत प्रभावित परिवार से संपर्क ही खत्म कर देते हैं कि कहीं भूत प्रेत उल्टा उन्हीं पर हावी ना हो जाए। और मुख्यतः इसी कारण की वजह से जो भी प्रेत घटनाएं होती हैं वो लोगों की निगाह में नहीं आ पाती। दयाराम पत्थर की शिला पर लेटा हुआ निर्विकार भाव से आसमान की ओर देख रहा था। उसे थोड़ी देर इंतजार करने की कहकर प्रसून कलियारी कुटी की तरफ निगाह बचाकर चला गया, और जब थोड़ी देर बाद वो लौटा तो दयाराम अपने स्थान पर नहीं था। अभी प्रसून पत्ते टहनियां आदि जलाकर चाय बना ही रहा था कि दयाराम अंगोछे से हाथ पोंछता हुआ लौटा। उसने बताया कि वो दिशा मैदान हेतु चला गया था। सुबह सुबह इस स्थान पर गर्म चाय के साथ बिस्कुट देखकर उसे आश्चर्य हुआ। फिर वो दोनों चाय पीने लगे। तब चाय की चुस्कियों के बीच ही प्रसून ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी हनुमान बीसा का नाम सुना है। और दयाराम ने बेहद आश्चर्य से कहा कि हनुमान चालीसा तो उसने सुना है, लेकिन हनुमान बीसा आज तक नहीं सुना। प्रसून ने कहा, हनुमान बीसा एक गुप्त विद्या है, गुप्त बीसा है जो 20 भूतों तक को भगा देता है, और इसके बारे में वो कुछ थोड़ा बहुत जानता है। यदि उसके घर में भूतों की संख्या 20 या उससे कम हुई तो शायद उसका फार्मूला काम कर जाए, अन्यथा देख लेने में क्या हर्ज था। वास्तव में वो मजाक कर रहा था, पर मजाक के अंदाज में नहीं। वो चाहता था कि दयाराम का काम भी हो जाए और वो उसकी असलियत भी जान ना सके। उसने प्रसून की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर उसके द्वारा उसके घर चलने की बात जाने क्यों उसे स्वाभाविक रूप से बेहद अच्छी लगी। दरअसल बीती रात में अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वो उससे एक तरह की निकटता महसूस करने लगा था और अब अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रहा था। रेत सुंदरी। सुबह ठीक 10 बजे वे दोनों उसके घर में मौजूद थे। जब वो घर में घुसे, कुसुम बाथरूम में नहा रही थी। दयाराम के बच्चे स्कूल जा चुके थे। रूपलाल ने उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया। कुसुम जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने एक अजनबी की तरह शंकित दृष्टि से प्रसून को देखा। प्रसून ने भी दयाराम की निगाह बचाते हुए जानबूझकर
अश्लील भाव से उसे देखा। तब कुसुम की भूखी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। स्पष्ट था, कलियारी शमशान में उसकी भेंट के बावजूद भी वो उसे पहचान नहीं सकी थी, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा ध्यान दयाराम पर ही रहा होगा और उसे आशा भी नहीं होगी कि दयाराम कलियारी भी पहुंच सकता है। इस तरह वो दयाराम ही था या नहीं, ये भी वो पता नहीं कर पाई, क्योंकि तपसी की आन लगे हुए क्षेत्र में ना तो उसकी कोई विद्या काम कर सकती थी और ना ही वो घुस सकते थे। यदि रात में कुसुम और उसके साथी प्रेत को प्रसून और दयाराम के बारे में जानकारी हो जाती तो शायद कुसुम कई दिन तक ना लौटती और शायद फिर कभी ना लौटती, और इस तरह सब कुछ रहस्य का रहस्य ही बना रहता। फिर उसका उद्देश्य क्या था? वो दयाराम परिवार से क्या चाहती थी और कब तक उसके परिवार पर काबिज बना रहना चाहती थी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना संभव ही नहीं था। अब उसके सामने तीन तरीके थे। कुसुम को बांध दिया जाए और घर का अस्थायी कीलन कर दिया जाए। इससे कुसुम घर से बाहर नहीं जा पाएगी और घर में कोई प्रेत घुस नहीं पाएगा। लेकिन इस स्थिति में कुसुम और दयाराम दोनों उसकी असलियत जान सकते हैं। दूसरी, कुसुम को पहले की ही तरह खुलकर खेलने दिया जाए और उस स्थिति में उसका शिकार किया जाए। उसमें उसका काम आसान और गुप्त रूप से हो सकता था। वो अपना काम भी करता रहता और किसी को पता भी नहीं चलता। तीसरा, स्थिति को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, यानी प्रेतों को भी भरपूर रूप से आने दिया जाए और खुला खेल खेला जाए। ऐसा होता तो उसे भी मजा आने वाला था। इन तीनों तरीकों को जरूरत के अनुसार अलग अलग रूप में भी लागू किया जा सकता था, पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि वो दयाराम को इस खेल की भूमिका में कैसे शामिल करे, और यदि वो अकेला ही काम करता है तो दयाराम क्या सोचेगा, वो उसे क्या न क्या समझ रहा है और कितना विश्वास कर रहा है। ये सब समस्याएं थी जिनका उसे बड़ी सावधानी से हल निकालना था और जितना हो सके शांत तरीके से इस खेल को खत्म करना था। तब काफी सोच विचार के बाद उसे एक ही तरीका फिलहाल उचित लगा। उसने कुसुम को मंत्र से घर में ही बांध दिया और घर में प्रेतों का प्रवेश रोक दिया। फिर खाना खाने के बाद वो घोड़े बेचकर सो गया। दयाराम भी सो रहा था। वो दोनों पूरी रात के जगे हुए थे और शायद आगे भी उन्हें जागना था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि बांधे जाने पर और प्रेतों के न आने पर कुसुम और प्रेतों का क्या रिएक्शन होना था, ये प्रसून देखना भी चाहता था और मजा भी लेना चाहता था। उसे केवल एक ही बात का डर था कि कुसुम और प्रेत पार्टी में कोई भी लग्गड़ अर्थात ताकतवर प्रेत उसके परिचय का निकल आया तो प्रेत पार्टी मैदान छोड़कर भाग जाएगी और फिर उसे मिशन कुसुम के लिए खामखाह के अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जिनमें समय भी अधिक लगेगा, और तब दयाराम उसकी वास्तविकता निश्चय ही जान जाएगा, जिससे कि यथासंभव वो बचना ही चाहता था। फिर शाम 6 बजे जब वो उठा तो खुद को एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। दयाराम उससे पहले ही उठ चुका था और अब उसके जागने का इंतजार कर रहा था। शाम की चाय के बीच प्रसून ने उससे कहा, चरस के सुट्टे ही लगाते हो या पीना पिलाना भी होता है? दयाराम उसका आशय समझ गया और बोला, सब इंतजाम है। दरअसल प्रसून ने एक योजना बना ली थी और उस योजना के तहत पूरी रात उसे सिर्फ कुसुम से ही काम लेना था। दयाराम की उसमें कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए वो नशे में उसे इतना ओवर कर देना चाहता था कि वो उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना कर सके और बेसुध सोता ही रहे। रूपलाल गली के पार स्कूल में सोता था और बच्चों का अलग पोर्शन था, इसीलिए दयाराम के नशे में धुत होते ही मैदान साफ हो जाना था और उसे इसी का इंतजार था। फिर उसने कुसुम के मूड का जायजा लिया। उसकी आशा के अनुरूप ही वो कुछ गड़बड़ सी महसूस कर रही थी और बेहद ही बेचैन थी। वो कनखइयों से बार बार उसे ही देख रही थी और जैसे सोच रही थी कि अचानक ही बदली इन परिस्थितियों में उसका कितना हाथ हो सकता है और ये आदमी कौन है। कंकाल कालिनी विद्या जानने वाली वो शक्तिशाली प्रेतनी उसे हर कोण से तोड़ने की कोशिश कर रही थी और कुछ आश्चर्य से अपने को असमर्थ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि उस वक्त प्रसून कवड़ स्थिति में था और साधारण था। फिर ठीक वैसा ही हुआ। रात 10 बजे तक खाने और पीने के दौर में थोड़ी और करते हुए प्रसून ने दयाराम को न सिर्फ काफी शराब पिला दी, बल्कि नशे के क्षणों में ही 2 नींद की गोलियां भी उसकी दारू में मिला दी। अब उसके गणित के अनुसार वो सुबह ही उठने वाला था
और इस तरह उसके लिए मैदान एकदम साफ था। फिर उसे एक विचार आया और इसी विचार के तहत वो ऊपर जाकर छत पर लेट गया। दयाराम नशे में धुत नीचे कमरे में ही सो गया और प्रसून को अब प्रेतनी का इंतजार था, कुसुम का इंतजार था। कुसुम कहाँ हो सकती थी? ऐसे ही विचारों में खोया हुआ वो आसमान के उन असंख्य तारों को देख रहा था जिनके बीच लाखों करोड़ों प्रेत लोग थे, देवलोक थे, तांत्रिक लोग थे, अंधेरे लोग थे, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, और हर लोग का अपना एक अलग अंदाज था, एक अलग रवैया था। एकांत होते ही उसे बाबा जी की याद हो आई, नीलेश की याद हो आई। नीलेश की कितनी इच्छा होती थी कि वो अधिकाधिक समय उसके साथ गुजारे, बाबा जी के साथ गुजारे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता था। बाबा जी इन्हीं इन्हीं लोकों में हो सकते थे, या इस पर ब्रह्मांड के पार अन्य सृष्टि में भी हो सकते थे। चारों तरफ माया का अद्भुत खेल सा फैला हुआ था। तभी अचानक उसकी विचार श्रृंखला को झटका लगा। उसे किसी के ऊपर आने की आहट हुई और कुछ ही मिनट बाद कुसुम उसके सामने थी। ये कैसा अद्भुत खेल था कि दयाराम पहले उसे प्रेत होने के बावजूद पत्नी समझते हुए व्यवहार करता रहा। फिर वो जान गया कि पत्नी के रूप में कुसुम प्रेतनी है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सका और उसे व्यवहार करना पड़ा। वो पहले से ही जानता था कि उसके पास खड़ी औरत प्रेतनी है, फिर भी वो उससे व्यवहार करेगा। ये अद्भुत खेल नहीं तो और क्या था। उसके पास आते ही प्रसून ने बहाना करते हुए चौंकते हुए कौन है कहकर टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर फेंकी, जबकि आसपास जलती हुई स्ट्रीट लाइट का हल्का उजाला मौजूद था। वो अपने पूरे बदन पर मात्र एक झीनी सी साड़ी पहने हुए थी और उसके शरीर का प्रत्येक कटाव स्पष्ट झलक रहा था। आइए कुसुम जी, उसने कोहनी और तकिए के सहारे अधलेटा होकर कहा। नींद नहीं आ रही थी क्या? जवान रातों में अक्सर जवान लोगों को नींद ना आना एक आम बात है। तब जवान लोग किसी जवान लोग के पास किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। कुसुम की आंखें अंधेरे में किसी जंगली बिल्ली की तरह चमकी। उसने प्रसून की द्विअर्थी बात और अश्लील संकेत का कोई खास नोटिस नहीं लिया और निसंकोच ही तख्त पर उसके पास उससे लगभग सट कर ही बैठ गई और फिर जैसे कुछ निर्णय सा करते हुए बोली, सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं एक चलता फिरता प्रेत हूं, उसने सीधे सीधे लाइन पर आते हुए कहा। और जहां तेरी जैसी प्रेतनी जवानी की आग में जल रही होती है, उसको खोज कर पहुंच ही जाता हूं। तुम प्रेत नहीं हो, वो लगभग गुर्रा कर बोली। तुम एक तांत्रिक हो, और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने ही मुझे बांधा है और तुमने इस घर को भी बांधा है। अब जब तू जान ही गई है, प्रसून जैसे बेशर्मी से बोला, तो फिर मैं अब और कर भी क्या सकता हूं? फिर उसकी आशा के अनुरूप ही कुसुम ने साड़ी उतार कर फेंक दी और एकदम निर्वस्त्र हो गई। फिर उसने अपने लंबे लंबे बालों को हिलाते हुए रूप बदलने की असफल कोशिश की, जिसमें कि वो एकदम नाकामयाब रही और थोड़ी ही देर में हाँफने लगी। जब तू, प्रसून हंसते हुए बोला, ये जानती है कि बंधी हुई है, फिर क्यों हाथ पांव मार रही है? वो जलती आंखों से उसे घूरने लगी और जैसे हथियार डालते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो मेरी प्यारी बिल्लो? उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। चल चुपचाप बैठ जा। प्रेतों से आग बुझाने का तो बहुत शौक है तुझे, लेकिन इस हट्टे कट्टे आदमी में क्या तुझे कांटे नजर आ रहे हैं? कोई आधा घंटे तक वो निर्विकार उससे बिना बोले लेटा रहा। इस बीच कुसुम ने उसकी कोई परवाह ना करते हुए अपने स्तनों पर स्वतः ही हाथ फिराया और बार बार जीभ से अपने सूखे होठों को चाटने लगी। इसकी वजह ये थी कि उसकी प्रत्येक गतिविधि का समय ज्यों-ज्यों होता जा रहा था, त्यों-त्यों वो अत्यधिक बेचैनी सी महसूस कर रही थी और उस पर एक बलिष्ठ और जवान खूबसूरत पुरुष का सामीप्य उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था। और वास्तव में प्रसून का असली उद्देश्य भी कुसुम के अंदर के प्रेतत्व को पूरी तरह से जगाना ही था। उसके पास पहले से ही तैयार पीपल की पत्तों युक्त टहनी थी, जिससे बीच बीच में वो उसके बदन पर बहुत हल्का सा प्रहार कर देता था। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब वो पूरे प्रेतावेश में हो गई। उसने बैठते हुए एक सिगरेट सुलगाई और भरपूर धुआं उसके मुंह पर फेंका, उसके वक्षों पर फेंका और अन्यत्र उसके बदन पर फेंका। तब वो एक कामुक अंगड़ाई लेती हुई पूरी बेशर्मी से हंसने लगी और उसके बदन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी।
वो बार बार उसके पुरुष अंग को छूने की सी चेष्टा करती। अंत में प्रसून ने उसकी गंदले मटमैले रंग की मुर्दा आंखों में आंखें डाल दी। वो जोर जोर से झूमने लगी और अपने गालों तथा छातियों पर प्रहार करने लगी। फिर वो उसे गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगी और गालियां देते हुए ही बार बार संभोग के लिए उकसाने लगी। पर प्रसून ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही वो खड़ी हुई, उसने अभिमंत्रित पीपल की टहनी के भरपूर वार उसके शरीर पर किए और बोला, अब बता असली कहानी क्या है और कौन है तू? मैं शारदा हूँ, वो सिसकियों के बीच बोली, कुसुम की बड़ी बहन। उसने जो बताया वो प्रसून के लिए आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि उसे बहुत कुछ पहले से ही मालूम था। बस उस पर प्रेतनी की स्वीकारोक्ति का ठप्पा लगाना था जो वो लगा चुकी थी। शारदा युवावस्था से ही मनचले स्वभाव की थी और राजेश नाम के एक लड़के को प्यार करती थी। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे, जो दयाराम से शादी से पहले और शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहे। दयाराम के साथ शादी का इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद, 3 बच्चे हो जाने के बाद भी उसके दिल में राजेश ही बसता था और वो अपने पहले प्यार को कभी भुला न सकी थी। फिर दोनों की अलग अलग जगह शादियां हो गई थी। इसके बाद भी राजेश गांव के नाते के नाम पर शारदा के घर आता रहा और दयाराम के अधिकतर घर पर ना रहने के कारण उनकी कामलीला निर्विघ्न चलती रही। लेकिन ये इश्क 14 साल बाद खुल ही गया, जब दयाराम ने अचानक उनको संभोगरत देख लिया। परंतु इसके बाद भी बाल बच्चेदार घर के बिगड़ने का ख्याल रखते हुए उसने शारदा से तत्काल कुछ नहीं कहा और एकदम से ही गुमसुम सा रहने लगा। अपनी बदचलन और विश्वासघाती पत्नी के इस नए रूप और रवैये से उसे जैसे तगड़ा झटका लगा था और वो अंदर से बुरी तरह टूट गया था। शारदा ने ये सब बहुत दिन तक महसूस किया और फिर उसकी अंतरात्मा जैसे उसे अंदर ही अंदर बार बार धिक्कारने लगी। तब पति से खुद की बेवफाई और गलती के अपराध बोध से ग्रस्त होकर शारदा ने बिजली के तार से चिपक कर जान दे दी, जिसे कि दयाराम दुर्घटना समझ बैठा। फिर इस अकाल मौत के बाद जब वो लोखड़ा प्रेतों में भटक रही थी, दुर्गा सिंह नामक एक मसान पूजक तांत्रिक ने उसकी शेष आयु कंकाल कालिनी विद्या का उपयोग करते हुए किसी अपने की खातिर निकाल ली और वो तिलमिला कर रह गई। सूक्ष्म शरीर में पहुंचने पर उसे ये भी ज्ञात हुआ कि अभी भी वो गलती माने पश्चाताप करे तो शेष आयु के लिए फिर से जन्म ले सकती है। पर उसकी शेष आयु तो वो कमीना तांत्रिक खत्म कर चुका था और अब उसके पास सिवाय प्रेत होकर भटकने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं था। तभी प्रेतों में लक्का नाम से प्रसिद्ध काम भोग का रसिया मसान उसे पकड़ ले गया और रखैल की तरह रखने लगा। वहीं उसने जाना कि दोबारा वो फिर से शरीर प्राप्त कर सकती है, पर इसके लिए उसे किसी जीवित औरत को उसके शरीर से निकालना होगा। शारदा प्रेत के रूप में अक्सर हवेली पर आती रहती थी। उसे अपने बच्चों और घर से भी खास मोह था, जो कि उसने मरने के बाद ही जाना। उसने सोचा कि किसी तरह वो दोबारा ही इस घर में आ सके तो कितना अच्छा हो। लेकिन प्रेत जिंदगी में होने के कारण प्रेतों के गुण भी उसके अंदर तेजी से आ रहे थे। तभी उसे पता चला कि दयाराम दोबारा से कुसुम से शादी कर रहा है और तब उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने लपका के सहयोग से कुसुम के शरीर को प्राप्त करने का निश्चय किया, पर लपका किसी भी हालत में उसे बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं था। तब शारदा ने कहा कि वो दयाराम के घर को भ्रष्ट कर देगी और इस हालात में प्रेत आराम से हवेली में आ जा सकेंगे और कुछ समय बाद वो भी रात में शमशान में आने लगेगी, क्योंकि वो भी प्रेत जीवन के अभ्यस्त हो चुकी थी। लपका राजी हो गया और उसे कंकाल कालिनी के तरीके बताने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दयाराम कुसुम को विदा करा कर ला रहा था। प्रेतवासा की अभिशप्त बगिया से पहले ही लपका ने दयाराम का दिमाग फेर दिया और दयाराम मोटरसाइकिल बगिया में ले आया और फिर कुछ ही देर में वो एक अजीब सी रहस्यमय नींद में चला गया। तब प्रेतों ने कुसुम के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया और उसे जोहड़ के पानी में डुबोकर मार डाला। शारदा लपका के सहयोग से कुसुम के शरीर में घुस गई। लेकिन प्रसून बोला, फिर कुसुम कहाँ गई? कुसुम काली टेकरी के आसपास ही रहती है और सच्चाई जानने के बाद मुझसे सख्त नफरत करती है। लेकिन प्रेतों में नफरत मोहब्बत की बातें कुछ मायने नहीं रखती। यहाँ सब जायज है वाला खेल चलता है। प्रेत और इंसानी रिश्तों के बीच इसी तरह के संबंध रहते हैं और ये इंसानों को अजीब लग सकता है पर प्रेतों को नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेतों में अच्छी आत्माएं भी होती हैं
जो कभी किसी का बुरा नहीं करती। दरअसल मरने से पहले जो स्वभाव मनुष्य का होता है, प्रेत बनने के बाद उसमें और भी दुर्गुण समा जाते हैं। पेट की भूख और वासना की भूख जब इंसान से क्या क्या नहीं कराती, तो प्रेतों के साधन तो फिर और भी सीमित होते हैं। पेट की भूख के लिए प्रेत भोजन से उड़ने वाली खुशबू को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और योनि वासना की भूख हेतु अनेकों उपाय करते हैं। अगर उसने जानते हुए भी बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, जो खेल तूने कुसुम के साथ लपका के सहयोग से मिलकर खेला, वही खेल दोबारा से कुसुम खेलना चाहे तो वापस अपने शरीर को प्राप्त कर सकती है। हाँ, वो बोली, कर सकती है, पर वो शरीर इंसानी शरीर नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा शरीर में प्रेतात्मा ही होगी। और इस तरह के शरीर के नियम कायदे बेहद अलग हैं। उसे इंसान और प्रेतों दोनों से वास्ता रखना होगा। शुरुआती अवस्था में इस तरह के औरत शरीर से संभोग करने पर उसके बच्चे तो हो जाते हैं, पर वे जीवित नहीं रहते। ये बड़ी विचित्र बात है कि वो शरीर जिंदा भी होता है और नहीं भी होता। जैसे इस वक्त कुसुम का ये शरीर महज एक लाश है। इसकी पहचान ये है कि इसको छेद कर यदि खून निकाला जाए तो पीले मटमैले रंग का द्रव्य निकलेगा। वास्तव में फिर वो लगभग सिसकती हुई सी बोली, इंसानी शरीर की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसके चलते मैंने अपनी निर्दोष बहन के साथ ही धोखा किया। जबकि ये शरीर मामूली और काम चलाऊ उपयोग का ही होता है। एक प्रेत को इससे भोजन और सहवास की पूर्ति अवश्य मिलती है, लेकिन इस शरीर के साथ बर्ताव करने की परेशानियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ये असल जिंदगी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी बहन का घर और जिंदगी भी बर्बाद की और मुझे वो लाभ भी नहीं मिला जो पहले मैं समझ रही थी। अब आखिरी सवाल। प्रसून ने उसके दाएं स्तन में टहनी लगभग गड़ाते हुए से बेहद रुखाई से कहा कि तू इस घर को कैसे छोड़ेगी। तब वो क्रुद्ध होकर अचानक ही तेजी से उस पर झपटी। प्रसून ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और टहलता हुआ छत की बाउंड्री के पास आ गया। उसने सड़क के पार स्कूल के सामने खड़े बरगद पर निगाह डाली, जिस पर 3 प्रेत मौजूद थे और आश्चर्य से हवेली की ओर बार बार देख रहे थे। पर हवेली बंधी होने के कारण वो ना तो हवेली के अंदर आ सकते थे और ना ही देख सकते थे। और ठीक यही हालत हवेली के अंदर कुसुम यानी शारदा की थी। वो बार बार प्रसून से खुद को मुक्त करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और विश्वास दिला रही थी कि वो जल्दी ही लौट आएगी। तब प्रसून रहस्यमय अंदाज में बोला, कल मैं तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। उसके बाद तख्त को सीमा रेखा में बांधकर प्रसून निश्चिंत होकर सो गया। अब शारदा उसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी और घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो क्या सोच रही थी, इससे भी उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी पूरी सहानुभूति सिर्फ कुसुम के साथ थी, जो बेकसूर ही सूक्ष्म शरीर के असह्य कष्ट भोग रही थी। पर इसमें स्थायी रूप से कोई भी तांत्रिक शक्ति किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती थी। प्रेत मुक्ति। दूसरे दिन दयाराम के जागने पर उसकी नींद खुली। वो चाय की प्याली के साथ उसके सिरहाने मौजूद था और उसके ऊपर छत पर आकर लेटने पर बेहद आश्चर्य सा महसूस कर रहा था। चाय पीने के बाद प्रसून ने सिगरेट सुलगाई और आने वाली रात में ही उसकी प्रेत समस्या को जड़ से खत्म करने का निश्चय कर लिया। अब सारा काम आसान ही था। आज रात को प्रसून शारदा को मुक्त करता और फिर किसी बहाने से रिवॉल्वर के साथ दयाराम को काली टेकरी ले जाता। शारदा, जो कि उसकी कैद में थी, उसको मानसिक आदेश देकर बुलाता और उसे रूप बदलने पर विवश करता। इसके बाद दयाराम उस अनोखे जानवर को गोली मार देता, जो कि उस दिन उड़न छू नहीं हो सकता था। और दयाराम उस दिन अपने आप को बेहद प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा था, और इसका कारण जैसे वो स्वयं भी नहीं जानता था, पर प्रसून जानता था। एक तो जब से वो उसके साथ था, प्रेत के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ था। दूसरे, सालों बाद वो गहरी नींद सोया था, जिसमें शराब और नींद की गोली की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक क्षण के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं और ना ही पहले कभी थी। उसको और अधिक टेंशन फ्री करने के लिए प्रसून घुमाने के बहाने नदी के किनारे ले गया, जहां उसे कुछ आवश्यक कार्य करने थे। दयाराम अपने स्वभाव के अनुसार अपने बारे में बताता रहा, जिसको प्रसून नकली हूं हाँ करते हुए सुनने का बहाना करता रहा और अपने कार्य में लगा रहा। लेकिन दयाराम इस बात से अनभिज्ञ ही रहा कि प्रसून क्या कर रहा है। एक तो वो अपनी बातों में मस्त था,
दूसरे उसे जमीन पर नुकीली लकड़ी द्वारा रेखाएं खींचते और तंत्र आदि बनाते हुए देखकर उसने यही सोचा कि वो जीव जंतुओं की खोज से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, परंतु वास्तव में तो वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसका कितना बड़ा काम हो चुका था और कितना होने वाला था। कोई 1 बजे उसका पूरा कार्य खत्म हो गया। लब का मसान इस स्थान पर आज रात के लिए बंध चुका था और काली टेकरी पर वो उसे या खास तौर पर दयाराम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ऐसा उसे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कल रात कुसुम के बाहर ना जाने से लपका को दाल में काला लग सकता था और हवेली के बंधे होने पर तो उसका पक्का यकीन ही हो गया होगा। इसीलिए शाम को जब वो कुसुम रूपी शारदा को मुक्त करता तो लपका उस समय व्यर्थ के फटे में टांग अड़ा था और तब उसे खुलकर लड़ाई लड़नी पड़ती और इस तरह एक फालतू का बखेड़ा होता जिससे प्रसून बचना चाहता था। और दूसरे इस रात का पूरा पूरा समय प्रसून कुसुम की खातिर खर्च करना चाहता था, जिससे कि उसे पूरी सहानुभूति थी। वहां से निपटने के बाद वो दयाराम के साथ बाजार गया और हनुमान बीसा का चमत्कार दिखाने का बहाना करते हुए उसने कुछ जरूरी सामान खरीदा। दयाराम उसकी बातों पर हंस रहा था, पर ना जाने किस भावना से प्रेरित होकर उसका कहना भी मान रहा था। उसे दरअसल बेहद दिलचस्पी थी कि वो आखिर क्या करने वाला है। और फिर शाम को 5 बजे के लगभग प्रसून ने शारदा पर से बंद हटा लिया। वो 9 बजे तक बेचैन होकर इधर उधर घूमती रही और फिर आहते में जाकर उसकी बाउंड्री कूदकर गायब हो गई। प्रसून रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और वापस कमरे में आकर दयाराम के पास बैठ गया, जो टीवी के सामने दारू की बोतल खोले उसका इंतजार करता हुआ टीवी देख रहा था। लेकिन प्रसून ने साफ मना कर दिया कि पूजा की वजह से ना तो वो आज पिएगा और ना ही दयाराम पिएगा। फिर ठीक 11 बजे प्रसून दयाराम के साथ काली टेकरी पर मौजूद था। कुसुम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गुमसुम सी आम की डाली पर बैठी थी और ना जाने कब से भूखी थी। प्रसून उसको देख सकता था और वो भी उसे देख सकती थी, लेकिन ये नहीं जान सकती थी कि वो उसको देख रहा है। और दयाराम इस रहस्य को नहीं जानता था। कुसुम की उस दशा पर प्रसून की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी डाली के नीचे देशी घी में चावल आदि खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में मिलाकर आग जलाकर एक कटोरे में रख दिए। दयाराम बेहद हैरत से उसकी ये सब कार्यवाही देख रहा था। कुछ ही देर में सुगंधित धुआं खुशबू के साथ उड़कर कुसुम के पास जाने लगा। उसे बेहद आश्चर्य हुआ, पर भूख से व्याकुल होने की वजह से वो इस तरफ से ध्यान हटाकर प्रेताहार ग्रहण करने लगी। प्रसून ने दयाराम की आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। 11:15 बज चुके थे और अब उसे शारदा का इंतजार था। उसने उसको मानसिक आदेश दिया। लगभग 10 मिनट बाद ही एक नंगी औरत लगभग उड़ने के अंदाज में काली टेकरी पहुंची। उसने अभी भी दयाराम से लिया हुआ रिवॉल्वर सावधानी से पकड़ लिया और एक निगाह भोजन से तृप्त होकर बैठी हुई कुसुम पर डालकर मन ही मन कहा, कुसुम मेरी बहन, 4 साल से भटकती और तड़पती तेरी आत्मा आज निश्चय ही शांति को प्राप्त होगी जब तू अपनी कमीनी बहन का अंजाम अपनी आंखों से देखेगी। हे निर्दोष आत्मा, तू नहीं जानती कि ये सारा खेल मैंने तेरी आंखों के सामने ही करने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा, वरना शारदा जैसी कुतिया तो कलियारी कुटी से ही दफा हो जानी थी। मैं उसी वक्त समझ गया कि दयाराम से ज्यादा तो तू भुगत रही है। मैं तेरे लिए जितना मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। शायद ऐसा ही होना हो, शायद ऐसा ही लिखा हो, शायद वो मुझे निमित्त बनाकर ऐसा ही चाहता हो। अगला दृश्य दयाराम के लिए पूर्व परिचित था। नंगी मुर्दा औरत चिता वाले स्थान पर लौटने लगी और लोमड़ी और सियार की मुखाकृति वाले छोटे जीव में बदलने लगी। प्रसून ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। उसके मुंह से निकला, अलविदा शारदा, और फिर उसने घोड़ा दबा दिया। गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती चली गई। मायावी जानवर की काएं काएं मुश्किल से आधा मिनट हुई और फिर वहां कुसुम की निश्चल लाश नजर आने लगी। दयाराम हैरत से मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रहा। उसने आम की डाली पर बैठी कुसुम पर नजर डाली, पर वो वहां नहीं थी। प्रसून ने मुड़कर देखा, वो दूसरी तरफ खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहन संतुष्टि के भाव थे और अब वो अजीब नजरों से उसे देख रही थी। खुद दयाराम का भी यही हाल था। वो हक्का पक्का होकर उसे ही देख रहा था, पर उसके पास अब ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं था। अभी उसे बहुत से काम करने थे। उसने दयाराम के सहयोग से कुसुम की लाश उठाई और पहले से ही सूखी पत्तियों और टहनी से भरे एक गड्ढे में पत्तों के बीच दबा दी। इसके साथ ही उसने मोटरसाइकिल पर थैले में बंधे सामान से 10 किलो देशी घी गड्ढे में डाल दिया
और माचिस से एक पलीता जलाता हुआ दयाराम को देकर बोला, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो दयाराम। दयाराम ने आंसू बहाते हुए पत्तों को आग लगा दी। प्रसून ने टेकरी के पास पड़ी 2 मोटी पिंडियों को दयाराम के सहयोग से उठाकर गड्ढे में डाल दिया। लगभग 4 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ मुर्दा धू धू कर जलने लगा। अगली सुबह कलियारी कुटी जाने के स्थान पर प्रसून चेन्नई के लिए रवाना हो गया, क्योंकि अपनी साधना को उसे कुछ दिनों हेतु टालना जरूरी हो गया था। दयाराम निश्चित ही उसकी खोज में दोबारा वहां जाता, जो कि प्रसून किसी कीमत पर नहीं चाहता था। कुसुम का प्रसून पक्का इंतजाम कर चुका था। उससे संपर्क करके प्रसून ने उसे अपनी असलियत बता दी थी और उसके किसी शांत प्रेतलोक में पहुंचाने का वादा कर दिया था, जहां उसे कोई परेशान नहीं करता, जहां उसके भोजन की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए उसने उसे कुछ तरीके बताए जिनसे वो आराम से रह सकती थी। कुसुम के अचानक गायब होने का उपाय दयाराम को उसने ये बताया कि उसके घर फोन कर देना कि घर से लड़कर चली आई है, फिर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखा देना और उसके बाद अखबार में गुमशुदा की खोज। फिर इसके बाद कुछ ही दिनों में सब मामला समाप्त। शारदा से उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने प्रसून से पूछा, अब मैं क्या करूं? वो बोला, भाड़ में जाओ। दयाराम उसके ना चाहते हुए भी बहुत कुछ समझ चुका था और वो उसका फोन नंबर और घर का पता आदि जानने की बार बार जिद कर रहा था। जिसे प्रसून ने अगली बार पक्का बताने का वादा किया, और वो अगली बार कभी नहीं आनी थी। आखिर में बेहद रिक्वेस्ट करते हुए उसने पूछा, कम से कम इतना तो बता दो कि आखिर आप हो कौन? एक सीधा सरल इंसान, प्रसून ने हंसते हुए कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। समाप्त।